29 मार्च 1989 जापान की राजधानी टोक्यो में पुलिस ने एक 19 साल की लड़की की गैंग रेप और किडनैपिंग की तफ्तीश कर रही थी। इस सिलसिले में 4 नाबालिग लड़कों को हिरासत में लिया गया। पूछताछ शुरू हुई और हैरान करने वाला सच सामने आने लगा। वो चारों मान रहे थे कि उन्होंने एक लड़की के साथ गलत किया है, मगर जो वो डिटेल दे रहे थे वो उस केस से बिल्कुल मेल नहीं खा रही थी, जिसके लिए पुलिस ने उन्हें अलग अलग बैठाकर पूछताछ शुरू की। मगर सभी का बयान लगभग एक जैसा था, यानी वो झूठ नहीं बोल रहे थे। मगर जिस केस की वो बात कर रहे थे वो कुछ और ही था। पुलिस ने जब और गहराई से सवाल किए तब जाकर एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। लड़कों ने बताया कि उन्होंने एक लड़की को मारकर 55 गैलन के एक ड्रम में डाल दिया था। ड्रम को उन्होंने सीमेंट से भर दिया और बकासू की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर फेंक आए। पुलिस तुरंत उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंची। वहां जब उन्होंने तलाशी की तो सचमुच उन्हें एक ऐसा ड्रम मिला जिसके अंदर सीमेंट की तरह जमी हुई एक लाश थी। जब लाश को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, तब रिपोर्ट ने जापान को हिला दिया। उस लड़की की मौत ट्रॉमेटिक शॉक से हुई थी, लेकिन मरने से पहले उस पर जो कुछ भी बीता, वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक था। उसके शरीर पर गहरे जख्मे थे, दोनों ब्रेस्टों के अंदर दर्जनों नुकीली सुइयां पाई गई और उसके रेक्टल केविटी में प्लास्टिक की बोतल तक फंसी हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने यह भी दिखाया कि वो लड़की प्रेग्नेंट थी और उसका चेहरा इतनी बुरी तरह से कुचला गया था कि उसे पहचान पाना भी नामुमकिन हो गया था। मगर फोरेंसिक टीम ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिंगरप्रिंट के जरिए उसकी पहचान कर ली और फिर सामने आया जापानी ही नहीं बल्कि मानव इतिहास का सबसे क्रूर और विपक्ष अपराध, जंकू फुरुता केस। वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी। माय चैनल नेम इज कियान और आप देख रहे हैं जंकू फुरुता रेप एंड मर्डर केस, एक ऐसी कहानी जिसने इंसानियत की सारी हदों को तोड़ दिया। ये कहानी शुरू होती है जापान के मिनातो शहर से, जहाँ 17 साल की एक मासूम लड़की जंकू फुरुता, जिसने अपने माता पिता और छोटे भाई के साथ रहा करती थी। वो एक होशियार, सुंदर और मेहनती लड़की थी जो दिन में स्कूल जाती और शाम को 771 प्लास्टिक मॉडलिंग फैक्ट्री में काम करती थी, सिर्फ इसलिए वो अपनी ग्रेजुएशन टर्म का खर्चा खुद उठा सके। जंकू अपनी उम्र की लड़कियों से कहीं ज्यादा समझदार थी। वो पढ़ाई में टॉपर थी और उतनी ही खूबसूरत भी। स्कूल के लड़कों के लिए वो किसी ड्रीम गर्ल से कम नहीं थी। इस स्कूल में 4 लड़कों का एक गैंग था। हिराशी मियानो 18 साल, जो उग्रा 17 साल, शिंजी मिनातो 16 साल और यसुशी वतनाबे 17 साल। ये सभी लड़के स्कूल छोड़ चुके थे, लेकिन अक्सर स्कूल के आसपास मंडराते रहते थे। उनका ताल्लुक लोकल गैंगस्टर से था, इसलिए बाकी के स्टूडेंट और यहाँ तक कि टीचर भी उनसे डरते थे। इनमें से हिरोशी मियानो को जंकू पर क्रश हो गया था। एक दिन उसने जंकू को प्रपोज किया, लेकिन जंकू ने बड़े प्यार से उसे मना कर दिया। उसे क्या पता था ये उसका छोटा सना किसी के अंदर इतना जहर भर देगा। 25 नवंबर 1988 की वो शाम जंकू की जिंदगी सबसे डरावनी शाम बनने वाली थी। पार्ट टाइम काम खत्म करके जंकू साइकिल से अपने घर लौट रही थी। रास्ते में हिरोशी और उसका दोस्त उसे देख लेते हैं। बदलों की आग में जलती हिरोशी ने अपने दोस्तों से कहा, उसकी साइकिल गिरा दो, मैं मदद के बहाने वहां पहुंच जाऊंगा। जैसे ही जंकू वहां से गुजरी, उसकी साइकिल को जानबूझकर गिरा दिया। मासूम जंकू जमीन पर गिर गई। कुछ समझ पाती उससे पहले हिरोशी उसके पास आ गया। उसने मदद की पेशकश की। जंकू ने उसे पहचाना, पहले ही एक स्कूल में पढ़े थे, तो उसने सोचा शायद ये सच में मेरी मदद करना चाहता है, पर उसे नहीं पता था ये मदद नहीं, एक जाल था। हिरोशी ने कहा कि वो उसे घर छोड़ देगा, लेकिन वो उसे सीधा अदाची इलाके के सुनसान होटल में ले गया। वहां उसने दरवाजा बंद किया और उस मासूम लड़की को, जो अब तक सिर्फ घर और स्कूल तक जानती थी, अचानक एक ऐसे अंधेरे में फंसी जहां से निकल पाना लगभग नामुमकिन था। हिरोशी ने उसे धमकाया, अगर तुमने भागने की कोशिश या किसी को बताने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को जान से मार डालूंगा। जंकू डर के मारे चुप हो गई। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। वो सिर्फ एक बेटी थी जिसके दिल में अपने परिवार की चिंता थी, अपनी जान की नहीं, अपनी मम्मी पापा की सलामती की फिक्र थी। और यहाँ से शुरू हुआ एक ऐसा भयानक दौर जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। उस रात जब हिरोशी मियानो जंकू को होटल में ले गया, वहाँ जो भी हुआ वो इंसानियत के नाम पर एक कलंक था। हिरोशी ने उसके साथ घिनौनी हरकत की और जब उसका दर्द से मन भर गया तो उसने अपने 3 और दोस्तों को भी बुला लिया, शिंजी मिनातो, जो उग्रा और यसुशी वतनाबे। अब जंकू सिर्फ हिरोशी की शिकार नहीं थी, अब वो उन चारों की कैद में थी। एक मासूम लड़की जिसके साथ हर दिन बेरहमी से ये चारों गलत काम कर रहे थे। ये लोग पहले तो जंकू को जाने देना चाहते थे, लेकिन उन्हें ये डर सताने लगा कि अगर जंकू बचकर निकल गई तो वो पुलिस को सब कुछ बता देगी और उनका सारा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा। यही डर उन्हें और हैवान और ज्यादा बना गया। उन्होंने तय किया कि वो जंकू को हमेशा के लिए अपने कैद में रखेंगे और वो उसे ले गए शिंजी मिनातो के घर। शिंजी के घर जाके उन्होंने उसके माता पिता से कहा, ये शिंजी की गर्लफ्रेंड है
अब कुछ दिनों तक यहीं रहेगी। सिंजी के मम्मी पापा को सच्चाई का अंदाजा था। उन्हें पता था कि ये लड़की इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई है, लेकिन वो कुछ नहीं बोले क्योंकि वो भी डरते थे अपने बेटे के क्रिमिनल दोस्तों से, उनके गैंगस्टर लिंक से। और तब से शुरू हुआ 44 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा नरक जिसकी आग में सिर्फ जंकू ही झेल रही थी। 25 नवंबर 1988 से लेकर 4 जनवरी 1989 तक हर रोज हर पल जंकू के साथ बलात्कार हुआ। शारीरिक और मानसिक रूप से उसे तोड़ा गया, पीटा गया, भूखा रखा गया। शुरुआत में चारों दोस्त उसे अपनी हवस मिटाने के लिए इस्तेमाल करते रहे, लेकिन जल्दी उन्होंने अपने और दोस्तों को भी बुलाना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि उन्होंने अपने दूर दराज के जानने वालों को भी बुलाया ताकि सब बारी बारी से उस पर अपना गुस्सा, अपनी हवस और अपनी हैवानियत निकाल सके। कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लड़कों ने उस मासूम के साथ बलात्कार किया। सोचिए, एक 17 साल की लड़की जिसकी अभी अभी जिंदगी शुरू हुई, वो हर रोज उस कमरे में दर्द सहती रही, चिल्लाती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसे बचाने कोई नहीं आया। जब 3 दिन तक जंकू घर नहीं लौटी तो उसके माता पिता को बेचैनी होने लगी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में जाकर मिसिंग रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन अफसोस, पुलिस ने इसे सीरियस नहीं लिया क्योंकि उन्हें लगा शायद लड़की किसी के साथ भाग गई है। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी हर रोज मर रही थी, शरीर से भी आत्मा से भी। जैसे ही जंकू के मम्मी पापा ने रिपोर्ट लिखवाई, ना जाने कैसे उन लड़कों को इसकी खबर लग गई। उन्हें डर लगने लगा कि अगर पुलिस ने उनके पास पहुंची तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक और घिनौना कदम उठाया। उन्होंने जंकू को जबरदस्ती उसके घर कॉल करवाया और फोन पर ये बोलने के लिए मजबूर किया कि वो किसी लड़के के साथ भाग गई है और वो अब बहुत खुश है। जंकू का टूटा हुआ दिल, कांपती हुई आवाज, लेकिन माँ बाप को क्या पता थी कि उनकी बेटी उनकी जान बचाने के लिए झूठ बोल रही है। और इस एक कॉल के बाद उसके माता पिता ने रिपोर्ट वापस ले ली। पुलिस ने भी इस केस को वहीं रोक दिया और जंकू पूरी तरह से उन हैवानों की गिरफ्त में आ गई। उसके बाद शुरू हुआ एक ऐसा अत्याचार जिसकी कल्पना भी किसी इंसान के लिए नामुमकिन है। हर रोज हर पल वो लड़के जंकू को टॉर्चर करने के लिए नए नए तरीके सोचते और उसी पल उस पर आजमाते भी थे। उसे पूरे वक्त नेक्ट रखा जाता था, उसे उसके सामने अश्लील हरकतें करने के लिए मजबूर किया जाता। उसके शरीर के प्राइवेट हिस्सों में बोतलें, होट बल, लोहे की रोड जैसी चीजें डाली जाती थी। कई बार ये चीजें उसके शरीर के अंदर अटक जाती और वो उन्हें बाहर भी नहीं निकालते। जब बाद में उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि उसके शरीर के अंदर टूटी हुई बोतलें और प्लास्टिक के टुकड़े फंसे हुए थे। सोचिए कैसा दर्द रहा होगा उस मासूम को। दिसंबर के ठंडे महीने में जंकू ने एक आखिरी कोशिश की भागने की, लेकिन अफसोस वो लड़कों ने उसे पकड़ लिया और फिर उसे सजा मिली, एक ऐसी सजा जिसे सुनकर रूह कांप उठे। उन्होंने भारी डंबल उठाया और जंकू के घुटने पर ऊपर से गिरा दिया। उसका पैर टूट गया, वो चल भी नहीं सकती थी। अगर उसे वॉशरूम जाना होता तो वो रेंगते हुए जाती थी और रेंगते हुए ही वापस आती। अब वो थक चुकी थी, टूट चुकी थी। वो हर दिन गिड़गिड़ाती थी, पुलिस मुझे मार दो, लेकिन वो लड़के उसे मारते नहीं थे, वो उसे धीरे धीरे मार रहे थे। उसके शरीर पर गर्म गैस डाली जाती थी, लाइट फ्यूल डालकर उसे जलाया जाता था। उसके घावों में नमक और तेल डाला जाता था। उसे ढंग से खाना तक नहीं दिया जाता था। जब भूख लगती तो उसे अपना ही यूरिन पीने के लिए मजबूर किया जाता और अगर उसने मना किया तो उसे पंचिंग बैग की तरह पीटा जाता। धीरे धीरे उसका शरीर जवाब देने लगा। उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो गया, घाव सड़ने लगे, शरीर से बदबू आने लगी, यहाँ तक कि अब वो लड़कों से छूने से भी घबराने लगे थे। एक वो लड़की जो कभी क्लास की सबसे सुंदर, सबसे होशियार बच्ची थी, अब बस वो एक सड़ता हुआ शरीर बन चुकी थी जिसने इंसानियत भी मुंह मोड़ चुकी थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए जंकू का शरीर अब पहले जैसा नहीं रहा था। वो हर एक इंसान कम और एक घायल लाश जैसी ज्यादा लगने लगी थी। उसके शरीर से खून रिस रहा था। वो जहाँ बैठती वहां से बॉडी फ्लूइड गिरने लगते। चेहरे पर इतने जख्म थे कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो गया था। एक वक्त था जब जंकू हंसती थी, बोलती थी, सपने देखती थी और अब उसे देखकर ही डर लगने लगा था। लेकिन इन हैवानों को उस पर रहम नहीं आया। उसे अब भी छोड़ा नहीं गया, बल्कि अब तो वो उसे एक ऐसी चीज मान चुके थे, एक ऐसी चीज जिसे वो तोड़ सकते हैं, जलाकर फेंक सकते हैं और किसी की परवाह भी ना हो। फिर एक दिन उन्होंने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने प्लास से जबरदस्ती उसके शरीर के लेफ्ट निप्पल को नोचकर अलग कर दिया। जरा सोचिए, कोई इंसान अगर ऐसी चीखें सुन ले तो उसकी रूह कांप उठे, लेकिन वहां कोई चीख सुनने वाला नहीं था। वो अकेली थी, चार दीवारों के बीच, उन दरिंदों के रहमो करम पर। 4 जनवरी 1989 वो दिन था जब हिरोशी मियानो ने सारा पैसा जुए में हार दिया। गुस्से में तिल मिलाया हिरोशी अब उस गुस्से का निशाना बनाया उसने जंकू को।
उस दिन उसने जंकू को इतना मारा, इतना पीटा कि जंकू की सांसें टूट गई। 5 जनवरी की सुबह 10 बजे उसने आखिरी सांस ली। शायद वो उसकी जिंदगी की पहली और आखिरी चैन की सांस थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उन चारों ने सोचा कि अगर किसी को पता चला तो वो पकड़े जाएंगे। तो उन्होंने जंकू की लाश को एक 55 गैलन के लोहे के ड्रम में डाला, उसमें सीमेंट भर दिया ताकि कोई पहचान ना सके। 5 जनवरी की रात 8 बजे उन्होंने वो ड्रम वकासू के एक निर्माणाधीन साइट पर फेंक दिया, जैसे किसी ने किसी कबाड़ को फेंक दिया हो। लेकिन वो भूल गए थे जंकू एक लड़की थी, कोई चीज नहीं। और उसका दर्द, उसकी चीखें अब इस दुनिया में इंसाफ मांगने वाली थी। जुंकू फुरोता के लिए इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन आखिरकार उसके साथ हुए जुल्मों का हिसाब शुरू हुआ। हिरोशी मियानो जिस दरिंदगी का मास्टरमाइंड था, उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन क्या वाकई 20 साल की सजा काफी थी उन दरिंदों के लिए जिसने 44 दिनों तक एक मासूम के साथ इतना बुरा हाल किया? जो उगरा जिसे सबसे ज्यादा यातनाएं दी, उसे 10 साल की सजा मिली। शिंजी मिनातो को 9 साल और यासुशी वतनाबे को 7 साल की सजा सुनाई गई। इन सजाओं के साथ साथ कोर्ट ने हिरोशी के पेरेंट्स को आदेश दिया कि वो जुंको के परिवार को मुआवजा देंगे। पर सवाल ये है कि क्या ये रकम उस बेटी की कीमत को चुका सकती है जिसकी चीखें 44 दिनों तक उन दीवारों के भीतर घुटती रही? क्या ये सालों के साथ उस दर्द को खत्म कर सकती है जिसे सुनकर हर पल अपनी सांसों के साथ जीती रही? शायद नहीं। ये केस जुंकू फ्रुता केस के नाम से जाना गया, लेकिन असल में ये इंसानियत की हार और दरिंदों की जीत थी। मानव इतिहास का सबसे डिस्टर्बिंग और दिल तोड़ देने वाले मामलों में से एक। पर इस केस ने दुनिया को यह भी दिखाया कि एक मासूम की चुप चीखें भी एक दिन इंसाफ की सबसे बुलंद आवाज बन सकती है। अगर आपको ये केस जानकर अंदर तक झटका लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, ताकि वो और लोग भी जान सके कि एक मासूम लड़की के साथ क्या क्या हुआ था। और ऐसे रियल क्राइम केस की गहराई में उतरने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लेकर आते हैं वो सच जिसे दुनिया अक्सर अनदेखा कर देती है। मिलते हैं अगले केस में, तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ।